बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली बच्चों, हिस्ट्री का आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 19 दिसंबर 2022 को, इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक और सैंपल पेपर को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे और आसानी से। ठीक है, तो याद रखें कि ये पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री का होने वाला है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हिस्ट्री का आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा 2023 का, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक बार मैं समझा देता हूं, क्योंकि कई बच्चे अभी भी पेपर को पहली बार देख रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी और टोटल जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, अब देखिए पेपर जो है आपका वो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, 5 पार्ट में। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला खंड ए रहेगा। क्वेश्चन 1 से लेके 21 तक के होंगे बहुविकल्पीय, यानी कि टोटल जो है क्वेश्चन 1 to 21 ये रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, फिर आएगा खंड बी। खंड बी में 22 से लेके 27 तक जो आपके क्वेश्चन हैं ये रहेंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर जी हमें चॉइस मिलेगी? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिलेगी। इसमें आपको 2 चॉइस मिलेंगी 3 मार्क्स वाले में। फिर आएगा खंड नंबर सी। 28 से 30 यानी कि 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और ये सभी को पता होगा कि तीनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। फिर आ जाएगा हमारा खंड नंबर डी। 31 से 33 स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, 4-4 मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा खंड नंबर ए। बेसिकली ये मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा 34, ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। 3 में आपको लोकेट करके बताना होगा, 2 आपको लोकेट किया हुआ आएगा नाम पहचान। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पेपर का कंप्लीटली पैटर्न। तो वे बच्चे जिन्होंने इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 देखा है उन्हें पता होगा कि इस पेपर के सॉल्यूशन के पार्ट 1 में हमने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि खंड ए और खंड बी, ये सब का सब हमने पार्ट ए में कंप्लीट कर लिया था, यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। और जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे इनको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, पार्ट 2 यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड नंबर सी, 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन के बारे में, स्रोत आधारित 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक मैप वाले इसके बारे में। ठीक है, तो कंप्लीटली इस वीडियो को देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये जो पूरा का पूरा पेपर है, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर, इससे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लीजिए। ओके, वेल इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी चीजें समझाई दी। ओके, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ हमारी पिछली वीडियो का। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट किया था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें पहला क्वेश्चन जानकारी के आधार पर आपको व्यक्तित्व की पहचान करनी थी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके के था और इसमें आपका कुछ इस तरीके से चित्र वाला एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चित्र वाला आएगा, मैंने आपको कराया हुआ है अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह लो या सेकंड कह लो, ये आपका जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके वो इस तरीके के रहेंगे कि एक आपका अभिकथन और कारण वाला आ जाएगा। ठीक, और फिर आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प जो रहेंगे उन पे बेसिकली आपको चयन करना होगा विकल्प के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पेपर का पैटर्न रहेगा। फिर हमारा खंड बी यहाँ से स्टार्ट हो गया था। खंड बी में हमारे 3 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन होने थे, जिसमें 2 में चॉइस मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन में 22 में आपको चॉइस मिल गई थी और हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले पेपर के इस सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन यहाँ पे आ चुका है बच्चों, सेक्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों ही क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको समझ। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों को समझाइए। दैट मीन्स 1857 का ये जो विद्रोह हुआ था, इसमें राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे। तो तीनों ही प्रकार के आपको कारण यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं, फिर हम बाद में अथवा वाला क्वेश्चन। तो आप एक भूमिका कह सकते हैं, एक लाइन कह सकते हैं जो आप इस पेपर के इस क्वेश्चन के शुरुआत आंसर की शुरुआत में लिखेंगे, वो ये है कि 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत थी
वो मेरठ छावनी के जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया था, अपने अधिकारी, दैट मीन्स जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी हत्या करके उनके खिलाफ विद्रोह करके शुरू किया गया था ये 1857 का विद्रोह। लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे थे, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की, ठीक है। आप कहोगे सर जी राजनीतिक कारण में क्या लिखेंगे, तो राजनीतिक कारण में 2 पॉइंट लिखोगे। एक आएगा आपका सहायक संधि के बारे में, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा जो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, विलय की नीति, इसके बारे में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये सहायक संधि क्या है, ठीक है। तो अलग से 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि सर जी बताइए सहायक संधि क्या है, ठीक है। तो सहायक संधि को भी ध्यान से समझ लीजिएगा और इस क्वेश्चन के अंदर में तो लिखेंगे इस तरीके से कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1798 में यह संधि अपनाई गई। अब वे रियासतें जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से अब किसकी हो गई थी, कंपनी की, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, कंपनी ने यहाँ पे एक चाल चली, कैसी चाल चली कि ये तो कह दिया उनसे कि भाई हम आपकी मतलब रियासतों, हम तुम्हारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चाल क्या चली, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारी एक जो सैनिक टुकड़ी है वो आपकी रियासत में तैनात की जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि अब उनकी सेना रियासत पे नजर रखेगी, ठीक है। और ये जो सेना रहेगी इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसको दे दी भैया, रियासत को दे दी। यानी कि सेना ब्रिटिशों की रहेगी लेकिन रखरखाव कौन करेगा, रियासत करेगी, ठीक है। यह रियासत, वो रियासत बेसिकली जिसने इस पे साइन किया था, वो रियासत अब किसी अन्य रियासत के साथ में कोई संधि नहीं कर सकती थी, किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी बिना अंग्रेजों की सलाह के, ठीक है। तो यानी कि अब पूरी तरीके से रियासतों का कंट्रोल कहां पे पहुंच गया था, अंग्रेजों के पास में। तो सहायक संधि रियासतों को हड़पने की संधि थी अंग्रेजों की, ठीक। दूसरा आप लिखोगे कि 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक विलय की नीति अपनाई गई। इस नीति का मतलब ये था, इन्होंने कहा कि देखो हमारे इस ब्रिटिश साम्राज्य में कोई भी रियासत, चाहे किसी भी तरह की रियासत हो, यदि उस रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है, ठीक है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका जो उस रियासत का विलय किस में कर लिया जाएगा, कंपनी में कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी रियासतें जो थी वो मजबूर हो गई इसके सामने घुटने टेकने के लिए। तो एक तो हो गया कि भैया ये जो संधि थी एक सहायक संधि, ठीक है, और एक ये लॉर्ड जो डलहौजी थे इनकी विलय की नीति। इन दोनों की वजह से सबसे पहले क्या हुआ भाई, जो शासक वर्ग था, ठीक है, और जो प्रजा वर्ग था, ये नाराज होने लगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये आ गया। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पे आर्थिक कारण क्या थे भाई, तो आर्थिक कारण यहाँ पे 2 थे। सबसे पहला कारण था भाई कि जो यहाँ पे कर की व्यवस्थाएं लागू की गई थी, इस्तेमारी बंदोबस्त और एक मुश्त बंदोबस्त, ये बेसिकली जो कर व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई, इनके तहत जमींदार हो गए, ताल्लुकदार हो गए, इनकी सत्ता छीन ली गई, क्योंकि अब इस्तेमारी बंदोबस्त और एक मुश्त के बंदोबस्त के तहत कंपनी और किसान एक दूसरे में आपस में जुड़ गए, ठीक है। सत्ता छीन जमींदारों की, ताल्लुकदारों की इन कर व्यवस्था की वजह से क्या हुआ, उनकी सत्ता छिन गई। अब केवल कर वसूलने का इन्हें कार्य दिया जाता था, बाकी इनको सेना रखने का और जो भी इनकी ताकत वगैरह थी वो सारी छिन चुकी थी, ठीक है। ताल्लुकदारों से अवध में जमीन छीन को रैयत को दी जा रही थी, यानी कि ताल्लुकदार जो थे अवध में, उनसे तो यहां तक कि कर तो छोड़ो, कर का तो काम छोड़ो उन्हें वसूलने का, बल्कि उनकी जमीन छीन छीन के किसानों को दी जा रही थी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जितनी भी राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई, इनके तहत जो मांगा गया राजस्व होता था, जो कर होता था, जो पैसा होता था, जो टैक्स होता था, वो बहुत ज्यादा होता था। इसी वजह से राजस्व वसूली के बहुत से कठोर तरीके भी अपनाए जाते थे। एक तो क्या कि पैसा बहुत ज्यादा मांगते थे ये लोग, ठीक है, और तरीके भी अपनाते थे बहुत सारे कठिन से, जैसे कि अगर कोई किसी ने टैक्स नहीं दिया तो हो सकता था कि पूरे गांव को ही आग लगा दी जाती थी, या तो उसकी फसल को जब्त कर लिया जाता, उसके मकान को आग लगा देते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो थे कौन कौन लोग नाराज हो गए, जमींदार भी, ताल्लुकदार भी, और साथ ही में यहाँ पे जो आम किसान थे वो भी नाराज हो गए, ठीक है। दूसरा, अब जो तीसरा है वह धार्मिक एवं सामाजिक कारण के बारे में। बेसिकली जब ये ब्रिटिश लोग आए तो ये अपने साथ ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाई लोग, ऐसे लोग जो ईसाई धर्म के कट्टर विचारक थे, कट्टर बेसिकली प्रचारक थे, उन लोगों को लेके आए साथ में। तो लोगों ने ये माना कि ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए अंग्रेज इन ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, इन सभी को
जबरदस्ती पकड़ पकड़ के अंग्रेज पकड़ के ले जाते हैं और ईसाई जो है इनका धर्म परिवर्तन करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। फिर यहाँ पे आएगा एक लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति। दैट मीन्स लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये यहाँ पे शिक्षा नीति ला रहे थे नहीं बल्कि ला ही दी थी और लागू भी कर दी थी। ये अपनी शिक्षा के तहत क्या कर रहे थे कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन्होंने सती प्रथा, इसको बेसिकली सती प्रथा को और बाल विवाह को जो प्रतिबंधित करने वाले कानून थे, ठीक है, बेसिकली अंग्रेजों ने हालांकि ये तो अच्छा किया कि सती प्रथा के लिए जो कानून बनाए गए थे उनको खत्म कर दिया। बाल विवाह के लिए जो कानून बनाए गए थे बेसिकली ऐसे कानून जो समाज ने बना रखे थे कि सती प्रथा नहीं चलेगी, बाल विवाह जो है वो होता रहेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा को खत्म किया, बाल विवाह खत्म कर दिया, ठीक है। हालांकि ये इन्होंने अच्छा किया, लेकिन इसीलिए तो यहाँ के जो लोग थे वो ज्यादा नाराज हो गए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भाई विधवा जो औरत है वो विवाह भी कर सकती है। तो इसकी वजह से भारतीय जितने भी धार्मिक लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को ये लगा कि ये लोग हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, विद्रोह छिड़ गया। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन लोग, हिंदू मुसलमान और अन्य जितने भी लोग थे वो सारे के सारे। तो अब आप एक चीज देखो, ठीक है, एक तरफ तो शासक और प्रजा नाराज हो रही है, ठीक है, क्योंकि रियासत जा रही है उनकी, ठीक है। फिर यहाँ पे जमींदार, ताल्लुकदार, किसान ये सभी नाराज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की वजह से हिंदू और मुसलमान सभी के सभी लोग, अब समाज में बचा ही कौन है, तो इसीलिए इन सभी ने 1857 में ये जो सैनिक विद्रोह हुआ उसको समर्थन दिया और इन्हीं ने शुरुआत भी की, ठीक है। तो अब आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मैंने 10 मिनट में आपको ये क्वेश्चन समझाया, 10 नहीं मतलब 8 मिनट में ये जो आपका क्वेश्चन है इसे समझाया, लेकिन आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अथवा में समझिए, अंग्रेजों की अवध में इतनी दिलचस्पी क्यों थी तथा इसका अधिग्रहण कैसे किया। दैट मीन्स अंग्रेज जो थे ये आखिरकार अवध को क्यों अधिग्रहण करना चाहते थे और क्यों और मतलब कैसे किया, दो क्वेश्चन है। तो देखेंगे भाई, सबसे पहले अंग्रेजों की अवध में दिलचस्पी थी क्यों। तो बेसिकली अवध अधिग्रहण के साथ ही अंग्रेज जो थे वो अपनी एक नीति मुकम्मल करना चाहते थे। कैसी नीति भाई, वो ऐसी नीति मुकम्मल करना चाहते थे कि अवध की जो जमीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो इसीलिए वो नील की खेती और कपास की खेती के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कब्जा करना चाहते थे। अवध इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। यानी कि अंग्रेज ऐसा देखते थे कि जो अवध इलाका है इससे भारत का जो उत्तरी एरिया है, नॉर्थ इंडिया है, इसके लिए एक बहुत बड़ा बिग हब बनाया जाता है, मार्केट की बनाया जा सकता है यदि विकसित करें तो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या क्या देखा कि 1850 के दशक की जब शुरुआत हुई तो अंग्रेज देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों को ऑलरेडी जीत चुके थे, ठीक है। जैसे कि मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, हर जगह से अंग्रेज के झोले में आके गिर चुके थे। यानी कि इसी वजह से जब इन्होंने देखा कि हमने ऑलरेडी इन पे कब्जा कर ही लिया है तो अब बचा है अवध, तो हम इस पे भी कब्जा कर ही लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे किया गया। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मेन इसका है दो चीजों के बारे में। कौन कौन सा, एक तो ये है भाई कि खेती के लिए, एक है बाजार के लिए, और दूसरा तीसरा जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई बड़े बड़े हिस्सों पे हमने कब्जा कर ही लिया है तो अवध पे भी कर ही लेंगे, इसीलिए हुआ था, ठीक है। अब ये शुरुआत कैसे हुई इस अवध के अधिग्रहण की, तो शुरुआत ऐसे हुई कि 1851 में यहाँ पे अवध के बेसिकली उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने क्या किया कि अवध की जो रियासत थी इसके बारे में कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 5 साल बाद। दैट मीन्स ये जो एक व्यक्ति थे, गवर्नर जनरल थे यहाँ के लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने कहा ये जो अवध की रियासत है इसके बारे में ये कहता हूँ कि ये गिलास फल जो है वो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा 5 साल बाद, ऐसा। और ठीक 1856 में लॉर्ड डलहौजी का कहना सत्य भी हुआ, इस रियासत को ब्रिटिश शासन का अंग घोषित कर दिया गया और साथ ही ये जो अवध रियासत थी इस पे जो कब्जे का सिलसिला था वो काफी लंबा चला, ठीक है। जिसमें आप सभी को पता है अभी जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 1801 में अवध में पहले ही सहायक संधि थी वो थोप दी गई थी, ठीक है। और जब यहाँ पे ये सहायक संधि थोपी गई तो आप सभी को पता है जैसा कि हमने देखा कि संधि में शर्त थी कि भाई नवाब जो है वो अपनी सेना खत्म कर देगा और रियासत में अंग्रेजों की एक सेना तैनात कर दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही दरबार में मौजूद जो भी ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहेंगे इनकी सलाह पर ये हर एक काम को अमल में करेंगे। यानी कि
रेजिडेंस का मतलब है गवर्नर जनरल के कुछ आधिकारिक अधिकारी उसके दरबार में रहेंगे और वही यहाँ पे जो भी निर्णय वगैरह होगा वही लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि भाई अवध जो था उसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास में चला गया, अंग्रेजों के पास में चला गया, ठीक। जब नवाब अपनी सैनिक ताकत से वंचित हुआ उसके बाद नवाब रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया और इस तरीके से जो अंग्रेज थे इन्होंने अवध का अधिग्रहण यानी कि अवध पे अपना पूरा का पूरा कब्जा यहाँ पे जमा लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई अंग्रेजों ने आखिरकार अवध में दिलचस्पी क्यों दिखाई, ठीक है, और अवध के अधिग्रहण में क्या यहाँ पे पॉइंट थे, सारे के सारे समझ में आ गए। देखो कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको मैं अच्छे समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं उनको नॉर्मली आपको समझा, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, ओके बच्चों। वेल यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 28 के जो दोनों के दोनों पार्ट थे आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, ओके। वेल अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को जवाब से इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस केस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि पॉलिटिकल रीजंस क्या थे 1857 के रिवोल्ट के, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक। मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड जो रहेगा उसमें आप लिखेंगे कमर्शियल पर्पस क्या था यानी कि आर्थिक कारण क्या थे। देन जो रिलीजियस एंड जो सोशल यानी कि धार्मिक और सामाजिक जो कारण थे उसके बारे में आप ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। देन इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड में पूछा गया है व्हाई वाज द ब्रिटिश सो इंटरेस्टेड इन अवध एंड हाउ वाज इट एक्वायर्ड। तो किस लिए इंटरेस्टेड थे भाई ये लोग, तो इंटरेस्टेड इसलिए थे, आप देख सकते हैं आपके ये 4 से 5 पॉइंट आ जाएंगे। और उसके बाद चलो इंटरेस्टेड थे, उसके बाद में इन्होंने अपने इंटरेस्ट को इसको एक्वायर करने के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ अवध कैसे किया उन्होंने, ये कहानी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजी वे, ओके बच्चों। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ओके। वेल अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है तथा समय समय पर अनेक परिपाटियों ने इसके लेखन में योगदान दिया है, स्पष्ट करो। देखो दो क्वेश्चन है, एक तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है और अनेक परिपाटियों ने इसके लेखन में क्या योगदान दिया, यानी कि गतिशील ग्रंथ और लेखन कैसे था ये बताना, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसके बारे में क्या क्या हम पॉइंट लिखेंगे। बेसिकली जब शुरुआत होती है महाभारत की रचना की तो महाभारत की रचना सबसे पहले होती है संस्कृत भाषा में, ठीक है। पहले संस्कृत भाषा में हुई लेकिन धीरे धीरे करके ये अलग भाषाओं में लिखा जाने लगा और इसका अनुवाद भी अलग भाषा में हुआ, यानी कि पहले केवल एक ही भाषा थी संस्कृत, फिर ये हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिली, कन्नड़, उड़िया ऐसी बहुत सारी भाषाओं में ये छपने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ भाई कि ये एक स्थान से पूरे उपमहाद्वीप में फैलने लगी। महाभारत में कई प्रकार की कहानियां और कई प्रकार के हमें उपदेशों का वर्णन देखने को मिलता है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा पसंद भी करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। महाभारत में कहानियों को पत्थर की मूर्तियों तथा चित्रकला के द्वारा प्रस्तुत किया है। वर्तमान में अगर हम महाभारत की जो भी किसी भी हम महाभारत में लिखी किसी भी वस्तु के बारे में, गांव के बारे में देखते हैं तो आज हमें वर्तमान में वो देखने को मिलता भी है, ठीक है। फिर चौथा है कि महाभारत की कथाओं को आज के समय पर नाटकों के माध्यम से, नृत्यों के माध्यम से और अन्य तरह से फिल्मों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। देखो कोई भी ग्रंथ हो उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, ठीक है, पत्थरों पर मूर्तियां उकेरने के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, ऐसे ही तो होता है। तो ठीक ऐसे ही महाभारत भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती रही। इसकी रचना लंबे समय तक होती रही, किसी एक व्यक्ति ने इसको एक बार लिख दिया और ये लिखी रही नहीं, इसको अलग अलग समय पर अलग अलग लोग इसको लिखते रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक बेसिकली ग्रंथ सी बेसिकली गतिशील ग्रंथ बन गया था, ठीक है। तो आई होप महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट देखा कि अलग अलग लोग इसे लिखते रहते थे, तो इसी संबंध में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बन गया कि महाभारत के लेखक कौन। बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे हम ऋषि व्यास की। तो साहित्यिक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो महाभारत की जो रचयिता है वो ऋषि व्यास को माने जाते हैं, जिन्होंने प्रभु गणेश जी के साथ में बैठकर लिखी थी।
ठीक है। दूसरे हैं भाट सारथी, यानी जिसे हम सूत भी कहते थे। तो बेसिकली भाट सारथी जो थे, इन्हें महाभारत की मूल कथा का रचयिता माना जाता है। कैसे थे ये भाई? ये जो थे, ये क्षत्रियों और योद्धाओं के साथ में युद्ध में जाते थे, जहाँ पे युद्ध वगैरह होता था, इनके क्षत्रियों के साथ में, अपने राजा के साथ में जाते थे। तो उस क्षेत्र में जाने के बाद ये देखते थे कि इन्होंने किस तरीके से विजय प्राप्त की है, इनकी क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं। तो इस बारे में भाट सारथी क्या करते थे? कविताएं लिखा करते थे। और ये रचनाएं पहले तो मौखिक रूप से चलती रही, लेकिन धीरे-धीरे करके ये फिर लिखी जाने लगी। ठीक? फिर तीसरे रूप में आ गए यहाँ पे ब्राह्मण। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने महाभारत में अपना योगदान, अपना लेखन शुरू किया। बेसिकली ये वो काल था ब्राह्मणों के काल का, जब पूरी की पूरी महाभारत कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द, यानी कि कौरव और पांडवों के इर्द गिर्द में घूम रही थी। ठीक है। और फिर सबसे आखिरी लिख देंगे कि इसमें और भी कई लोग थे जिन्होंने अपना बेसिकली योगदान दिया। जैसे कि अन्य थे, एक और रचना काल था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। ठीक है। ये वो काल था जब विष्णु देवता के आराध्य या फिर आराधना बेसिकली श्री कृष्ण के रूप में की जाती थी। उस समय भी इसे और ज्यादा लिखा गया, और ज्यादा बेसिकली इसमें लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। तो कई लोगों ने इसके लेखन में अपना योगदान दिया। अब कैसे कैसे दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए भाई कि गतिशील ग्रंथ क्यों था? देखो, पहले एक नॉर्मल भाषा में लिखा था, संस्कृत, फिर धीरे धीरे करके कई भाषाओं में लिखा जाने लगा, अनुवाद भी हो गया इसका। ये ग्रंथ जो था वो कहानियों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, ठीक है, पत्थरों पे मूर्तियां उकेरने के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अन्य अन्य जगहों पर फैलता चला गया। ठीक है। साथ ही अलग अलग समय पर इसमें अलग अलग लोगों ने अपनी कहानियां जोड़ी, अपने रचने का यहाँ पे योगदान दिया। ठीक है। इसी तरीके से फिर इसके लेखक बनते चले गए। ऋषि व्यास जो थे वो साहित्य परंपरा के अनुसार पहले लेखक थे। पाठ साथी ये योद्धाओं के साथ में जाते थे, बेसिकली जो युद्ध क्षेत्र होता था वहां पे इनकी उपलब्धि और इनके जो विजय वगैरह हुआ करते थे, कैसे जीतते थे, कैसे युद्ध लड़ते थे, उनके बारे में लिखते थे। ब्राह्मण जो थे उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ अन्य लेखक आए, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से महाभारत के लेखक कई बनते चले गए, और ये इस तरीके से गतिशील ग्रंथ भी बना रहा है। ठीक है ना? आगे कंप्लीटली समझ में आपको? ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड वाले की। तो सेकंड है भैया कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखिए। देखिए, महाभारत के संबंध में दो क्वेश्चन और भी बड़े बड़े बनेंगे। इसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है। एक और मैंने पेपर डाला था, पेपर नंबर 1, उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसे देखिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से महाभारत के जो दो और क्वेश्चन है बड़े बड़े, एक तो अर्थव्यवस्था वाला, पैतृक किस तरीके से होता है वो वाला, परिवारों के बारे में कहानी वगैरह जो है वो वाली कहानी, ठीक है, वो भी समझिए आपको अच्छे से। तो अभी हम समझेंगे महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इससे जुड़ा हुआ है। जब ये धीरे धीरे करके क्या हुआ कि फैलता चला गया, धीरे धीरे करके इसमें कहानियां और भी सब कुछ जुड़ते चले गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि महाभारत ग्रंथ की सदियों तक प्रेषण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान इसमें बहुत सारी अन्य स्थानीय बातें जुड़ गई, जिसकी वजह से एक महाभारत की मूल कथा और जो अन्य महाभारतें होती थी, अन्य भाषाओं की अनुवादित लिपियों की, उसमें बहुत ज्यादा विभेद, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाने लगा। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए और ये बताने के लिए कि मूल कथा कैसी थी और ये वर्तमान में कैसी है, क्या क्या अलग है, इसको देखते हुए यहाँ पे एक टीम बनाई गई कि हम ये कार्य करेंगे, यानी कि इसके समालोचनात्मक संस्करण के लिए एक टीम तैयार की। किसने? 1999 में, 1999 नहीं 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 1919 बेसिकली। ठीक है। 1919 में वीएस सुथांकर के नेतृत्व में एक परियोजना की शुरुआत की गई, जिसने ये जिम्मा उठाया कि हम महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण करेंगे। ठीक है। अब जब ये इन्होंने जिम्मा उठाया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को अपने साथ लिया और कहा कि देखो, हम क्या करते हैं कि देश के विभिन्न भागों में जाएंगे, वहां से विभिन्न भागों में जो लिखी हुई लिपियां हैं उनको हम लेके आएंगे, महाभारत की जो लिपियां, जो कृतियां हैं, उनको लेके आएंगे। ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो संस्कृत की पांडुलिपियां हैं इनको पूर्ण रूप से एकत्र करेंगे। ठीक है। ठीक है। दैट मीन्स कि संसार के विभिन्न भागों में लिखी गई लिपियों में जो महाभारत है उसको एकत्र करके फिर हम उसके जो महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियां हैं, ठीक है, उसको एकत्र करेंगे और फिर अध्ययन करेंगे। और जब अध्ययन किया तो ये पाया गया कि पांडुलिपि में कई ऐसे श्लोक थे, ठीक है, जो कि
कुछ सेम थे, कुछ नहीं थे। तो इन्होंने श्लोकों के अध्ययन के पश्चात में श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका निकाला। क्या निकाला भाई? पहला तो ये कि संस्कृत के कई पाठों को अनेक अंशों में समानता देखी गई, जैसे कि कश्मीर और नेपाल से लेकर केरल और तमिलनाडु तक संस्कृत में कुछ ऐसे पाठ है, कुछ ऐसे अंश है जो एक जैसे थे। ठीक है, तो इन एक जैसे अंशों को क्या किया इन्होंने, एक जैसे अंशों को रखा इन्होंने अब परिशिष्ट में। ठीक है, बेसिकली एक जैसे जो अंश थे, देखो मुझे लगता है कि बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार अब मैं आपको ना दोबारा से समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एकदम सिंपल से आपको समझाऊंगा। देखो बेसिकली महाभारत के बहुत सारे लेखन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह में और भी भाषाओं में लिखने की वजह से क्या होता है कि इसमें प्रभेद यानी कि डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी स्थानीय बातें, कहानियां जुड़ जाती हैं। तो इसी को देखते हुए 1919 में वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में एक परियोजना की शुरुआत की गई और इन्होंने कहा कि हम इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। इन्होंने अपनी एक टीम बनाई। तो इसके तहत विद्वानों ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया कि विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की जो सांस्कृतिक पांडुलिपियां थी उनको एकत्र किया और एकत्र करने के पश्चात पांडुलिपि में पाए गए श्लोकों का अध्ययन किया और अध्ययन में देखा कि भाई दो तरीके के श्लोक हैं। तो इन्होंने श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका निकाला। तरीका ये निकाला कि सबसे पहले तो संस्कृत के कई ऐसे पाठ और कई ऐसे अंश हैं, कई श्लोक हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हर एक में समान थी। जैसे कश्मीर से लेके नेपाल, नेपाल से लेके केरल, केरल से तमिलनाडु, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में ये देखा गया कि इन क्षेत्रों से हमने जो संस्कृत की पांडुलिपियां महाभारत की मंगाई हैं, इनमें कुछ ना कुछ समानता है। और दूसरा ये देखा कि कई अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी सामने आए। तो बेसिकली वे ऐसे बातें जो कि सभी में समान नहीं थी, उन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पद टिप्पणियों यानी कि परिशिष्टों के रूप में किया गया और विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में उन श्लोकों का चयन किया जो कि सभी में एक जैसे थे। तब उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में कर दिया। दैट मीन्स जब ये शुरुआत हुई थी बेसिकली महाभारत की लेखन की, तब मात्र इसमें टोटल जो श्लोक थे वो 11,000 थे, लेकिन आज वर्तमान में ये श्लोकों की संख्या लगभग 1.40 लाख यानी कि 1,40,000 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन जो मूल कथा है उसमें आज भी आप देखोगे जाके तो 12,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा जो ऑफिशियली है। और इस परियोजना को पूरा करने में तकरीबन 47 वर्ष का समय लग गया था। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मुझे लग रहा था कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा शायद, इसीलिए मैंने दोबारा से कोशिश की आपको अच्छे से समझाने। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण आपको समझ में आया या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 8 मार्क्स में आता है ये ज्यादातर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सर जी कि भाई महाभारत गतिशील ग्रंथ कैसे था और गतिशील ग्रंथ में किस तरीके से अनेक लेखों ने इसे लिखा था और महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया। चलिए अब इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ऐसे आएगा, राइट अ क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत। द महाभारत इज अ सॉरी एक सेकेंड, पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण के बारे में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो गया। देखिए यहाँ पे है महाभारत का क्रिटिकल एडिशन के संबंध में, तो आप इस संबंध में ये कुछ पॉइंट्स हैं, 7 से 8 पॉइंट, 9 पॉइंट है बेसिकली। आप इन सभी को लिखेंगे, 5 पॉइंट आपके ये हो गए और फिर बाकी के पॉइंट आपके यहाँ से शुरू। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप अपने पेपर में लिखेंगे जब आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके बच्चों, अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सेकंड में बेसिकली ये पूछा गया था कि द महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट एंड मैनी कन्वेंशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स राइटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल ठीक, महाभारत जो है वो एक डायनेमिक बुक है। ठीक है, अब ये क्यों है डायनेमिक बुक वो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसी बुक है जिसके लेख ग्रंथ, ये ग्रंथ है बेसिकली ऐसा जो हमेशा चलता रहता है, बेसिकली ये गतिशील है। ठीक है, अब इसके ऑथर कौन कौन से थे भैया, तो ऑथर के संबंध में ऋषि व्यास, भाट, साती, सूत, यानी कि फिर यहाँ पे ब्राह्मण्स के बारे में और अदर्स जो थे उसके बारे में आप लिख देंगे, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, तो आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन में पूछा गया है, चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों कि हमें ये बताना है कि जितने ये भक्ति संत थे अलवार, नयनार और वीरशैव,
इन्होंने किस तरीके से ब्राह्मणीय जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की है अपने शब्दों में। तो लिखेंगे भाई, सबसे पहले तमिलनाडु के जो अल्वार और नैनार संत थे, इनका जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसे समझेंगे। ठीक है, बेसिकली अल्वार और नैनार दोनों ने ही ब्राह्मणीय व्यवस्था और ब्राह्मणों की जो जाति व्यवस्था थी इसका विरोध किया। कैसे किया? देखो, सबसे पहले तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जो भक्ति संत थे, ये अल्वार और नैनार भक्ति संत, ये बेसिकली कई तरह के समुदायों से आए थे, विभिन्न प्रकार के समुदाय थे, जैसे कि कुछ इसमें ब्राह्मण शामिल थे, कोई शिल्पकार शामिल थे, कोई किसान, कोई शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, हर एक अल्वार और नैनार संत इसमें शामिल हुआ करते थे। दैट मीन्स कि ब्राह्मण जो ये कहते हैं कि ब्राह्मणीय समुदाय में केवल ब्राह्मणीय लोग ही रहेंगे, तो ये इसकी अवहेलना करते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों ने जिन लोगों को अपने वर्ण व्यवस्था में नीच माना था, अपवित्र माना था, उन्होंने भी मतलब उन्हें भी अल्वार और नैनारों ने अपने भक्ति संत के समुदाय में सम्मान दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्वार संतों का जो मुख्य काव्यिक संकलन है नल देवी प्रबंधम, इसको तमिल वेद के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, साथ ही इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के जो चारों ग्रंथ हैं, कौन कौन से संस्कृत के, वो अजुर्वेद, यथुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, इस तरीके से वो जो भी है, ठीक है, तो उनके जितना महत्व इस वेद का भी बताया जाता है और इनको ब्राह्मणों के द्वारा पोषित किया गया। और ये ब्राह्मण कौन से थे? ये ब्राह्मण थे अल्वार और नैनार ब्राह्मण। ठीक है, इस समुदाय के ब्राह्मण थे। समझ गए कि अल्वार और नैनारों ने भैया किस तरीके से इनकी बेसिकली अवहेलना की थी। देखिए, दोबारा समझा देता हूँ। अल्वार और नैनार जो थे, ये बहुत सारे समुदायों से मिलकर बने थे, मतलब बहुत सारे समुदाय इसमें शामिल होते थे, तो इससे लगता है कि इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध किया। ठीक, साथ ही ब्राह्मण जिन्हें नीच समझते थे, अपवित्र मानते थे, अल्वार और नैनार उन्हें भी अपना बेसिकली उन्हें भी अपना अनुयायी बना लेते थे। ठीक है, अल्वार जो थे बेसिकली जिन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया, उनके संकलन को तमिल वेद के रूप में बताया जाता है, इंपॉर्टेंट बताया जाता है। और संस्कृत के जितने चारों वेद है ना, जैसे ब्राह्मणीय ग्रंथ जो 4 हैं संस्कृत ग्रंथ, उनके वेदों जितना ही इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण बताया गया। और खुद ये जो अल्वार और नैनारों के जो ब्राह्मणीय लोग थे, इन्होंने उसे पोषित किया था, इन्होंने इसे लिखा था बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अल्वार और नैनारों ने जाति प्रथा का यहाँ पे विरोध किया। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है भैया, वीर शैव के द्वारा जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यानी कि जाति प्रथा की आलोचना वीर शैव के लीजिए या फिर शिव के वीर के लीजिए। देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। एक इसमें है आपका पॉइंट लिंगायत के बारे में। ठीक है, एक है लिंगायत के बारे में और एक है वीर शैव के बारे में। तो कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी, लिंगायत कौन थे, वीर शैव कौन थे, क्या ये एक ही थे? देखो, ये हालांकि अलग अलग जरूर है, लेकिन इनकी बातें, इनके सिद्धांत सभी के सभी एक है। ठीक, बेसिकली देखो, इनका मानना यह था वीर शैवों का कि वीर शैव, जितने भी वीर शैव समुदाय में शामिल लोग हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात जो भी भक्त होते हैं वो शिव में लीन हो जाते हैं। दैट मीन्स इनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, और ब्राह्मणीय लोग क्या कहते हैं कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, इनका जो नया जन्म है वो इस जन्म के कर्तव्यों पर निर्धारित करता है कि अगला जन्म कैसा मिलेगा। ठीक है, यानी कि या फिर किससे कह सकते हो कि पिछले जन्म में जो तुमने कर्म किए उसके अनुसार ही वर्तमान में तुम्हें किसी वर्ण में जन्म मिला है। ठीक है ना। दूसरा, यह यानी कि वीर शैव धर्मशास्त्र में बताया गया जो श्राद्ध संस्कार है, यानी कि धर्मशास्त्र में ये बताया गया है ब्राह्मणों के कि भाई हमें श्राद्ध संस्कार के जो तरीके इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इन्होंने नहीं माना, इसकी अवहेलना की। ये कहते हैं कि भैया हम तो अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाएंगे। ठीक। तीसरा, जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित, दैट मीन्स ये जो ब्राह्मणों ने कहा कि जाति होती कई तरीके की और शूद्र, वैश्य वगैरह ये बेसिकली दूषित होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विषय कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम में तो सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणीय लोगों ने यह कहा था भाई कि आपका जो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी योग्यता, आपका सम्मान इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो जन्म है वो किस कुल में हुआ है, किस वर्ण में हुआ है। ठीक है, लेकिन नहीं, वीर शैव ने कहा कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, धर्मशास्त्र में यह बताया गया है कि भैया वयस्क विवाह और विधवा विवाह नहीं होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे वीर शैव कहते हैं कि ऐसा होगा। साथ ही सती प्रथा, ये कहते हैं धर्मशास्त्र की सती प्रथा होगी, लेकिन वीर शैव क्या कहते हैं, भैया सती प्रथा नहीं होगी। ठीक है ना। और जो विधवा पुनर्विवाह है ये भी मान्य किया जाता है और वयस्क विवाह भी मान्य किया जाता है। ठीक है,
तो ये कहानी है कि वीरशैव ने किस तरीके से आलोचना की। कैसे की भाई? तो इन्होंने कहा कि भैया पुनर्जन्म नहीं होता, जैसा ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, वीरशैव कहते हैं कि नहीं होता। ब्राह्मण कहते हैं कि श्राद्ध संस्कार के अकॉर्डिंग आपको कोई मर जाता है तो उसका श्राद्ध संस्कार करना चाहिए, लेकिन वीरशैव ऐसा नहीं करते। ठीक है। ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे अंदर जो जाति की अवधारणा है और कुछ समुदाय को हम जो दूषित मानते हैं ये तुम्हें मानना पड़ेगा, लेकिन वीरशैव कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी एक जैसे हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा इस पर आधारित करता है कि आप किस वर्ण में जन्मे हो, लेकिन वीरशैव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। धर्मशास्त्र में यानी कि ब्राह्मणों ने कहा कि भैया जो वयस्क विवाह है, जो विधवा पुनर्विवाह, ऐसा नहीं होगा, साथ ही सती प्रथा भी नहीं होगी। तब सती प्रथा चलेगी, विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकते हो, वयस्क विवाह नहीं कर सकते। लेकिन वीरशैवों ने कहा कि आप वयस्क विवाह भी कर सकते हो, विधवा पुनर्विवाह भी कर सकते हो और सती प्रथा नहीं चलेगी। ठीक है। तो ये कुछ कहानी है कि वीरशैव वगैरह हो गए और ये जो अलवा नेनार हो गए, इन्होंने किस तरीके से वो जो हाँ, जाति प्रथा की आलोचना की, वो आपको यहाँ पे समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 35 मिनट में हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध बताइए। ठीक है। एक देखो क्वेश्चन बनेगा भक्ति संतों के बारे में, एक क्वेश्चन बनेगा सूफी संतों के बारे में। याद रखें, भक्ति संत और एक सूफी संतों के बारे में 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, याद रखिएगा इस चीज को। ओके बच्चों, वेल हाँ, आगे चलते हैं। एक सेकंड। हाँ, भक्ति संतों के संबंध राज्यों के साथ में। एक सेकंड, यहाँ पे एक और था। बेसिकली वो जो वीरशैव थे ना, वीरशैव संस्कृत भाषा को इन्होंने त्याग दिया था, जो कि ब्राह्मणों की अच्छी भाषा थी। ठीक है। और इन्होंने कन्नड़ भाषा को अपनाया था। ये एक और याद रखें ना वीरशैव के बारे में। वेल, भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध कैसे थे? तो पहला पॉइंट, नैनार और अलवार संत वेलाल्य कृषक द्वारा सम्मानित थे, इसलिए ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। देखो, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा लोग कौन से रहते हैं? बेसिकली जो लोग किसान होते हैं या फिर गरीब होते हैं। ठीक है। तो इन गरीबों ने, इन किसानों ने बेसिकली अलवार और नैनार संतों को क्या कर रखा था? अपना सम्मान दिया हुआ था। ठीक है। और उनका समर्थन भी प्राप्त कर रखा। तो इसीलिए शासक भी इन भक्ति संतों का समर्थन प्राप्त करना चाहते। भक्ति संत दक्षिण भारत के कृषक समाज के द्वारा सम्मानित होते थे, जिसके कारण राज्य भी इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे और भक्ति संत राज्य से अनुदान की उम्मीद भी किया करते। मतलब क्या भैया कि ये जो दक्षिण भारत का एरिया था, ठीक है, एक तो नैनार और अलवार संत के बारे में हो गया, फिर जो भक्ति संत हुआ करते थे ये दक्षिण भारत के कृषक समाज के द्वारा सम्मानित होते थे। अब किसी राज्य में कृषक समाज ही बहुत बड़ा होता है, बहुत लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि शासक और क्षत्रिय तो बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये शासक भी चाहते थे कि जिन लोगों को कृषक लोगों ने अपना सम्मान दिया हुआ है, अगर हम उनके साथ में मिल जाएंगे तो ये हमारा भी सम्मान करेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है। अब इसका सम्मान प्राप्त करने के लिए राज्यों ने भक्ति संतों का सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो सबसे पहला कदम के संबंध में एक उदाहरण है चोल शासक का। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में चोल शासक ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को अपना समर्थन देना शुरू किया तथा भगवान विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करवाने के लिए अनुदान दिया। मतलब समझ गए कि चोल शासकों ने ये जो भक्ति संत थे इनका समर्थन पाने के लिए ब्राह्मणों को और भक्ति परंपरा को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। साथ ही इन्होंने देखा कि लोग मंदिरों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण भी शुरू कर दिया। ठीक है। और अनुदान भी दिया। विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए यहाँ तक कि राज्य ने कहा कि ये भूमि भी ले जाओ, बस निर्माण करो आप। ठीक है। इसमें चोल सम्राटों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलपुरम। और इन मंदिरों के निर्माण के साथ साथ भी शिव की कांस्य की मूर्तियां भी इसमें स्थापित करवाई गई। ठीक है। चोल सम्राटों के द्वारा ये जो संत कवि होते थे, भक्ति संत होते थे, इनके जो गीत हुआ करते थे इनका गायन भी शुरू करवाया मंदिरों में आरती के टाइम पे। ठीक है। साथ ही उनकी रचना भी करवाई। भजनों का संग्रह करवाने का जिम्मा भी इन लोगों ने उठाया, इन शासकों ने उठाया। साथ ही लगभग 1945 ईस्वी से अभिलेख से यह पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम के द्वारा अपार समुद्र सुंदरार की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाएंगे, जो कि कौन थे? एक भक्त थे, बेसिकली भक्ति संत थे। तो इनकी प्रतिमा भगवान विष्णु और शिव के सामने स्थापित करवाई गई थी। किसके द्वारा? प्रांतक प्रथम के द्वारा, चोल सम्राट के द्वारा। ठीक है, आ गया समझ में?
तो ये भक्ति संतों के साथ में राज्यों के संबंध है। बेसिकली समाज का, राज्य का एक बड़ा हिस्सा कृषक समाज इनको अपना सम्मान देता था, तो सिंपल सी बात है कि राज्य भी चाहते थे इनका सम्मान हमें भी मिले, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने भक्ति संतों के साथ में अपने संबंध बनाने अच्छे शुरू कर दिए, जिस संबंध में भैया चोल सम्राट ने ब्राह्मण भक्ति परंपरा को समर्थन दिया, भगवान विष्णु शिव के मंदिर के लिए भूमि अनुदान में दी, पैसा दिया, मंदिरों का निर्माण भी करवाया, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलतरम, यहाँ पे मूर्तियां भी स्थापित करवाई, गीतों का गायन करवाया शुरू, ठीक है, इनका संग्रह भी करवाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर चोल प्रथम का जो उदाहरण है वो भी लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इससे आसान तरीके से तो मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है एकदम इजी से इजी वे में, ऐसा भी बच्चा जिसे समझ में भी नहीं आया हो उससे भी अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना, उस तरीके से भी मैं समझा देता हूं, है ना। वेल 40 मिनट हो चुके हैं, 8 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन भी वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। वेल अब यहाँ पे इंग्लिश में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो डिस्कस हाउ द अलवार्स, नैनास एंड वेशब क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। तो कैसे करते हैं भाई? तो सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि कैसे जो अलवार और नैनार थे तमिलनाडु के, इन्होंने कैसे कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो उस संबंध में आप ये कुछ 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक बच्चों। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला एक सेकेंड, हाँ अगला जो था, क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय द वीर शेफ्स हीरोज ऑफ शिप्स, यानी कि शिप के वीर, बेसिकली हीरोज नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज होना चाहिए बेसिकली, ओके। वेल कंप्लीट हो गया आप सभी का यहाँ पे ये कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था हमारा बच्चों कि हाउ वर द रिलेशंस ऑफ द भक्ति सन्स विद द किंगडम। तो क्या क्या रिलेशन है भाई, कैसे कैसे थे? तो एसोसिएशन विद द किंगडम ऑफ भक्ति सन्स, तो क्या था वो, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ से इजीली समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और तीनों ही क्वेश्चन में तीनों ही चॉइस को अच्छी तरीके से इन 40 मिनट में, बहुत 40 से 42 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जो पार्ट है वो शुरू होगा सेक्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो देखेंगे निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा 1 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये दिया गया है खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो पढ़ेंगे भाई। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन की कई मांगे थी। सबसे पहला तो ये कि जो पहले का ऑटोमन साम्राज्य था, पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहेगा। साथ ही जजीरात अल अरब, यानी कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, यहाँ पे इस्लामी संप्रभुता अधीन रहेगी, तथा खलीफा के पास में इतने क्षेत्र होंगे कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही गांधी जी ने जो अपना 1920 में असहयोग आंदोलन चला रखा था, उसमें भी इसको मिलाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। तो ये क्या है भैया, खिलाफत आंदोलन के बारे में बात। अब इसके संबंध में क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया, 1 मार्क्स का है ये। तो अभी हमने देखा कि खिलाफत आंदोलन 1919-20 में कब शुरू हुआ था, बेसिकली किसने किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के नेतृत्व में ये शुरू किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का योगदान लिखिए। तो अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, साथ ही गांधी जी जो थे वो अपने असहयोग आंदोलन में इसको मिलाना चाहते थे, और मिलाने का एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना है, ठीक है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन पूरी तरीके से मुस्लिम आंदोलन था। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी चाहते थे अगर ये मिल जाएगा तो ये इस आंदोलन का एक और महत्व बढ़ जाएगा कि इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का है, ये भी हमारा 1 मार्क्स। अब आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बच्चों कि खिलाफत आंदोलन की मांगे क्या थी। तो जैसा कि अभी हमने देखा, खिलाफत आंदोलन की 3 मांगे थी, 2-3 मांगे थी। पहला तो ये कि जो इससे पहले का ओटोमन साम्राज्य था, उन सभी पर जितने भी इस्लामी पवित्र स्थान थे पहले के ओटोमन साम्राज्य के, उन पर जो तुर्की सुल्तान और जो खलीफा है इनका नियंत्रण रहेगा। दूसरा ये जजीरात
उल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, ये सभी के सभी एरिए इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहेंगे। ठीक, ये बेसिकली दूसरा हो गया। अब तीसरा ये होगा कि खलीफाओं के पास में कम से कम इतना क्षेत्र होगा जिससे कि वे इस्लामी विश्वास को सुरक्षित बनाए रखने योग्य रहेंगे। ठीक है, तो ये मांगे थी खिलाफत आंदोलन की। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कंप्लीटली ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन की क्या क्या यहाँ पे मांगे रही थी बच्चों। ओके, अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में आएगा उसको भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। पहले हिंदी में आप पहले दोबारा देख लो। 31 खिलाफत आंदोलन क्या था, कब किसने शुरू किया, कांग्रेस, महात्मा गांधी का योगदान और मांगे। इंग्लिश में देखेंगे, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। तो इस संबंध में आप इसको पढ़िए। ठीक है, आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि व्हेन एंड हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो किसने किया था, ये बेसिकली मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने 1919 में। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या किया था भाई, इसको क्या, इसको बेसिकली सपोर्ट किया था कांग्रेस ने। ठीक है, एंड महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, और तीसरा कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो उसकी 3 डिमांड्स थी, वो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका खिलाफत मूवमेंट वाला कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड दिया हुआ है दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अधिकांश हड़प्पा स्थल में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्सों में दीवारों से घेर कर से अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये दुर्ग के बारे में है। अब इस संबंध में क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोथल में दुर्ग की दशा कैसी थी। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि लोथल में कैसी थी, कि लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पे बनाया गया था। सेम आंसर। सेकंड, लोथल और धौलावीर की स्थिति लिखिए। देखो, एक क्वेश्चन बेसिकली दुर्ग के बारे में, लोथल के दुर्ग के बारे में, और दूसरा खुद लोथल और धौलावीरा के बारे में। तो कैसी स्थिति भाई, यहां से लेके इतना हम लिख देंगे। ठीक है, तो धौलावीरा तथा लोथल वर्तमान में कहां पे है, गुजरात में। तो यहाँ के जो स्थल थे ये पूरी तरीके से इनकी जो बस्तियां थी वो किलेबंद थी, साथ ही इनके शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग करके बनाए गए थे, ताकि कोई भी आके यहाँ पे आसानी से आक्रमण वगैरह ना कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे हटके है, ये वाला का जो पार्ट है इससे थोड़ा हटके है, और ये क्वेश्चन आपसे अलग से 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली के 2 बिंदु लिखे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहला, मोहनजोदड़ो के जो घर हुआ करते थे, घरों में आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था, और इन कमरों के निर्माण के बाद ये देखा गया कि ये जो आंगन होता था, इस आंगन का उपयोग खाना पकाने के लिए, साथ ही कताई या फिर अन्य जो घरेलू कार्य होते थे उनके लिए किया जाता था। हर एक घर का जो निचले कमरे होते थे, यानी कि निचले कमरे का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे संभवतः 2 मंजिल मकान भी पाए जाते थे। तो जो ग्राउंड लेवल के कमरे होते थे इनमें खिड़कियां नहीं होती थी, साथ ही दरवाजों से आप सीधे आंगन को देख नहीं सकते। जैसे आज वर्तमान में देखते हैं ना कि दरवाजे खोला वैसे में घर का पूरे का पूरा नजारा दिख जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, दैट मीन इससे क्या पता चलता है कि कमरों में खिड़कियां ना होना और आंगन का सीधा अवलोकन ना होना, इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी अपनी एक सेकेंड निजता निजता मतलब अपनी जो प्राइवेसी है इसको महत्व देते थे। ठीक है, इस बात से हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो देखो, हर एक चीज में ना आपको जो जो लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं आपको समझाता चलता हूँ। ठीक, फिर कई आवासों में कुएं पाए गए थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें से बाहर आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। साथ ही कुछ घरों में दूसरे तल तक यानी कि छत तक जाने के लिए कई सीढ़ियों के हमें अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे 2 मंजिल मकान भी रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी, याद रखेंगे। ओके, तो दुर्ग के बारे में ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे, दुर्ग।
आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से इजीली। वेल, पहला जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। राइट द कंडीशन, यहाँ पे देख लेंगे, राइट द कंडीशन ऑफ द पोर्ट ऑफ लोथल, तो यहाँ से लेके ये पूरा ए पार्ट का आ जाएगा, ठीक है। फिर राइट द लोकेशन ऑफ द लोथल एंड धोलावीरा, तो इस संबंध में आपका यहाँ से एंटायर सेटलमेंट से लेके यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इससे अलग है, हटके है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32.3 का, राइट एनी 2 पॉइंट्स अबाउट द हाउस आर्किटेक्चर ऑफ द मोहनजोदाड़ो। तो क्या है वो, इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, नकद या फिर जींस। बेसिकली आइन से लिया गया ये एक अनुच्छेद है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में बेसिकली क्या है कि अमील गुजार के बारे में यहाँ पे बात चल रही है और कर व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। आप चाहो तो उसे पढ़ लो, बाकी मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 33.1 कड़कुट का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो कड़कुट बेसिकली क्या है आप यहाँ पे देख पाओगे, ये रहा पहला, यानी कि कड़कुट। हिंदी जुबान में कड़ का मतलब है अनाज और कुट अंदाजा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो वही लिख देंगे हम कि भाई हिंदी जुबान में कड़ का मतलब है अनाज और कुट का मतलब है अंदाजा, ठीक। दूसरा, भू राजस्व वसूली की बटाई अथवा भौली प्रथा को स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ पे 2 गलत लिखा हुआ है, ये 1 मार्क्स का है बेसिक। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। भू राजस्व वसूली की बटाई अथवा भौली प्रथा को हमें स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये प्रथा हमको कहाँ पे देखने को मिलेगी भैया, ये जो पेपर है, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर दिया गया है इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये हमको कहाँ मिलेगा, एक सेकेंड, ये रहा देखो, यहाँ से लेके और ये रहा पूरा का पूरा, यहाँ से इतना लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि इस वसूली की बटाई या फिर बाहुली प्रथा में क्या होता था कि फसल काटकर जमा कर ली जाती थी और फिर सभी पक्षों की उपस्थिति में वह रजामंदी में बंटवारा करते थे। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत भी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी इसमें अपना ज्यादा हिस्सा ले सकता था, इसीलिए, ठीक। तीसरा है लोग बटाई प्रथा की व्याख्या करें। लोग बटाई जो प्रथा थी ये आपको यहाँ पे समझानी है। तो क्या प्रथा थी भाई वो, यहाँ पे आप देख पाओगे बटाई संबंध के बारे में, ये रही यहाँ से लेके ये रही, या फिर इतना पूरा का पूरा, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके इतना लिखना चाहो ये इतना लिख दो या फिर इतना लिख दो, ठीक है। तो लिख देंगे भाई क्या था कि फसल कटने के बाद में वे उसका ढेर बना लेते थे और फिर उसे अपने में बांट लेते थे और हर एक अपना अपना हिस्सा घर ले जाता था और उससे फिर उसको जाके बेचकर मुनाफा वगैरह कमाता था, ठीक है। तो ये कौन सा बेसिकली था हमारा, नकद या फिर जींस के बारे में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे आसानी तरीके से समझा भी दिया है, ओके। वेल, फिर आएगा यहाँ पे इंग्लिश में कैश और जींस के बारे में। आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा कैश एंड जींस के बारे में। हियर इज द अनदर पैराग्राफ फ्रॉम आइन। क्वेश्चन जो है आपके वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कनकोट। सेकंड है एक्सप्लेन दी बताई एंड भावली सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। एंड फिर आ जाता है एक्सप्लेन द लॉन्ग बटाई सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स के 3 हमारे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है बच्चों। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आ गया है हमारा सेक्शन नंबर ई। क्या आ गया है, सेक्शन नंबर ई आ चुका है। बेसिकली ये जो मैप वाले क्वेश्चन है ये आपका जो सीबीएसई ने आपका ऑफिशियली प्री जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए सैंपल पेपर दिया हुआ है, सेम वही मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ मैप, ठीक है। टाइम मुझे ज्यादा मिला नहीं था इसीलिए वही मैप मैंने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके, ठीक। तो भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पे उपयुक्त प्रतीकों के साथ में निम्नलिखित का पता लगाएं। तो अमरावती का स्तूप कहाँ पे है बच्चों, ये आपको बताना है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का हिस्सा कहाँ है ये बताना है। आगरा क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में था, अब ये कहाँ पे था ये समझाना है। और आगरा वाले में आपको अथवा दिया हुआ है कि विजयनगर यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको जगह का नाम भी दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको वो विशेषता भी बता दी जाएगी। अब आपको वो जो जगह है वो किस राज्य में है, कहां पर है, ये लोकेट करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है अमरावती ये एक स्तूप है, लेकिन कहां पे, राखीगढ़ी ये सिंधु घाटी का हिस्सा है, लेकिन कहां पे, आगरा
ये मुगलों के नियंत्रण में एक क्षेत्र था, लेकिन कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन कहाँ पे है ये एक राज्य में कहाँ पे? तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। और फिर दूसरा दिया हुआ है कि उसी मानचित्र पे ए और बी अंकित किए गए। अब ये ए और बी जो है वो 1857 के विद्रोह के केंद्र है। ठीक है, तो एक एक करके भैया हम समझ लेते हैं। देखो पहले तो 1857 के केंद्र यहाँ पे देख लेंगे, ए और बी। तो ए क्या है भैया? ए यहाँ पर है झांसी। ठीक है, ए है झांसी और बी है कलकत्ता, यानी कि कैलकत्ता कह सकते हो या फिर कलकत्ता, वटेवर। उसके बाद अमरावती स्तूप कहाँ पे है? तो ये रहा यहाँ पे हैदराबाद के पास में। ठीक है, ये रहा। ओके, एक सेकेंड, हैदराबाद नहीं, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा था हमारा कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। तो यहाँ पे हरियाणा के इस पार्ट पे, कहाँ पे? हरियाणा का ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे है राखीगढ़ी। ठीक, फिर था जो तीसरा था हमारा, एक सेकेंड, तीसरा क्या पार्ट था देखना पड़ेगा। हाँ, तीसरा पार्ट है आगरा मुगल क्षेत्रों के नियंत्रण वाला। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कहाँ पे है? इस वाले पार्ट पे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आगरा है। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है? ये है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और फिर आपको मैंने बताई दी है कि ये झांसी है और ये कैलकत्ता है। सिंपल सा हो गया कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब जो बच्चे बेसिकली दृष्टिबाधित है, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बताता हूँ अभी कैसे कैसे दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए, ये है बेसिकली कि परिपक्व हड़प्पा काल के किन्हीं दो स्थलों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे नाम है भैया हड़प्पा काल के संबंध में, ये देखिए बहुत से नाम है। मुगल साम्राज्य के तहत एक क्षेत्र का उल्लेख करिए। अरे सर जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे लिख देंगे हम तो। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी लिखिए, तो विजयनगर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? और ये नाम आपको भी पता होने चाहिए, आपसे भी पूछे जा सकते हैं, और बाकी का आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और मैप भी जहां तक हो सकता था मैंने अपना कॉन्सेप्ट लगा के अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, दोबारा समझना, दोबारा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या था कि ए बी दिया हुआ है 1857 के केंद्र। तो पहला है झांसी और दूसरा दिया हुआ है कलकत्ता। और फिर सिंधु घाट, पहला था अमरावती स्तूप कहाँ पे है? ये रहा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। दूसरा था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी। तो अमरावती बेसिकली कहाँ पे है? इस एरिए पे है। ठीक है, अमरावती। उसके बाद दूसरा था हमारा राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो यहाँ पे राखीगढ़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा था आगरा कहाँ पे है? तो आगरा इस एरिए पे है। ठीक है, और उसके बाद फिर था विजयनगर की राजधानी विजयनगर कहाँ है? तो वो इस एरिए पे है, विजयनगर। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके से हमने आज का अपना ये जो पेपर है इसको कंप्लीटली यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है गाइस, यदि आपने इस पेपर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो अभी एकदम से यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, उस पर क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे, उसको देख लोगे। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देखना। ठीक है, वेल यहाँ पे आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज का ये जो पेपर था, यदि आपको वाकई में अच्छा लगा है और अच्छे से समझ में आ गया है तो जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियो बनाने का। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक मुझे जरूर प्रोवाइड कीजिए कि यस सर, आपने हमें जो भी समझाया है वो समझ में आया है या नहीं। ठीक है ना, ताकि मुझे पता तो चलेगा कि हाँ भाई, कि मेरी मेहनत रंग ला रही है नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, वेल मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।